एवरीवन, पिरामल फाइनेंस के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए थे एंड साथ में ही मैनेजमेंट तरफ से कॉन कॉल भी हो गया था। तो आज हम इस एनबीएफसी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ में जो कॉन कॉल के मेजर हाइलाइट्स थे उनको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड लास्टली इस एनबीएफसी का मैं एक यहाँ पे वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करूंगा ताकि सभी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे एक अच्छे से इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग करने में अच्छे से हेल्प मिल सकेगी। तो ठीक है, इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं इस एनबीएफसी के मैनेजमेंट की तरफ से FY27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो FY26 के एंड तक इस एनबीएफसी की लोन बुक हो गई थी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि नेक्स्ट अराउंड 3 साल के अंदर हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग डबल कर लेंगे, मतलब यू कैन से 25% के आसपास में अपने लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस था। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो FY26 के अंदर इस एनबीएफसी ने लगभग 1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया था। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग FY27 के अंदर हमारा प्रॉफिट लगभग 50% से यहाँ पे ग्रोथ कराएंगे। बात करूं रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से, तो FY26 का जो क्वार्टर फोर था, क्वार्टर फोर एग्जिट हुआ था, उसके अंदर इनका आरओए था लगभग 2.1% के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY27 का जो हमारा क्वार्टर फोर होगा उसका हमारा जो एग्जिट होगा क्वार्टर फोर का, उस टाइम पे जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट होगा लगभग 2.4% के आसपास में होगा। तो काइंड ऑफ हमने मैनेजमेंट के यहाँ पे गाइडेंस को डिस्कस करने की कोशिश करी है। अब बार देखते हैं एक्चुअल में रिजल्ट किस तरह से डिलीवर हुए हैं। तो रिजल्ट को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं इनका बिजनेस को जो सेगमेंट्स है उनका थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। आपको भी पता है पिरामल फाइनेंस यहाँ पे एक पहले यू कैन से लेगेसी बुक यहाँ पे होल्ड करके चल रहा था। देन फिर लाइक मैनेजमेंट ने यहाँ पे लेगेसी बुक को यू कैन से डेप्रिकेट करना स्टार्ट कराया एंड देन इनका जो नया लोन बुक है इसको लोग ग्रोथ लोन बुक बोलते हैं, उसको बिल्ड करना स्टार्ट किया। उसके दो सेगमेंट है, आपका रिटेल लोन बुक है एंड देन आपका यू कैन से कॉर्पोरेट लोन बुक है। रिटेल लोन बुक के अंदर लगभग यू कैन से 85% लोन बुक इनका कंट्रीब्यूट करता था एज पर FY26 की क्वार्टर फोर के डेटा के अकॉर्डिंग। एंड देन जो बाकी का इनका कॉर्पोरेट का लोन बुक है, होलसेल लोन बुक है, जिसको ये होलसेल 2.2 नाम से कहते हैं, वो पूरी लोन बुक का लगभग 15% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता था। तो हमें क्लैरिटी मिल गई है कि हम लोग इन दोनों सेगमेंट की एक बार डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में लाइक इनका जो एक्चुअल डिलीवरी हुई है, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है, एक बार मैं उनको स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि और बेटर हमें क्लैरिटी मिल जाए कि लाइक एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह से यहाँ पे होती हुई दिखाई पड़ी है। आई थिंक आपको स्क्रीन मेरी दिखाई शायद पड़ रही होगी, राइट? आई थिंक स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी, राइट? ठीक है। तो अभी डायरेक्टली ठीक है, इनका जो गाइडेंस था उसके हमने लाइक बात कर ली है। इनका गाइडेंस था वही 2x के आसपास में अपनी लाइक AUM को करने का नेक्स्ट आपका यू कैन से 3 साल के अंदर। रिटर्न ऑन एसेट ऑल्दो इनका लॉन्ग टर्म का टारगेट था 3% के आसपास में अचीव करने का, बट वही FY27 का टारगेट था 2.4-2.5% के आसपास में रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे अचीव करने का। तो काफी सारी स्लाइड्स यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर आई है। मैं बहुत ही यू कैन से ब्रीफली हर एक स्लाइड को यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसी को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग यू कैन से थोड़ा रैपिडली इस डिस्कशन को आगे हम लोग ग्रो कराएंगे। तो देखो यार, इनकी जो ग्रोथ AUM है, जो इनका जो नया वाला AUM है यू कैन से, उसके अंदर ग्रोथ यू कैन से आई है 32% की। ओवरऑल बुक के अंदर ग्रोथ आई है 25% के आसपास की। सिंपल सी बात है, जो इनकी रिटेल लोन बुक है उसके अंदर 32% की ग्रोथ है। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाते हैं, राइट? इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है, आई थिंक रिटर्न ऑन एसेट के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया है कि टारगेट 2.5% का है क्वार्टर फोर FY27 के एग्जिट का। अभी क्वार्टर वन FY27 के अंदर इनका 1.8% रिपोर्ट हुआ है एंड स्लोली ये लोग ग्रो भी करा लेंगे। AUM टू इक्विटी की बात करें तो 3.7 के आसपास से लोग पहुंच चुके हैं। एंड देन नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो यहाँ पे लाइक इनका ऐसा जो कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है इनका, तो कंसिस्टेंटली लास्ट के 10 क्वार्टर में यू कैन से पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहा है। इस बार क्वार्टर वन के अंदर 461 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। एंड साथ में जो इनका लाइक 90+ DPD का नंबर है वो यहाँ पे स्टेबल सा दिखाई पड़ रहा है 0.7% के आसपास में। ऑल्दो क्यूएनक्यू बेसिस पे इनका जो 90+ DPD का नंबर है वो यहाँ पे थोड़ा ग्रो कर गया है, लाइक 0.6% के आसपास ये अचीव हो गया था, अभी थोड़ा ग्रो करके 0.7% के आसपास में हो गया। एक बार देखते हैं कौन कॉल के अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे इस पे अपना क्या आंसर देती है। नेक्स्ट फटाफट में कुछ और स्लाइड के बारे में आपको बता देता हूँ। यस, इनके बिजनेस का पूरा स्नैपशॉट यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। रिटेल लोन बुक इनका टोटल लोन बुक में लगभग 85% कंट्रीब्यूट करता है। होलसेल बुक यहाँ पे लगभग 15% कंट्रीब्यूट करता है। प्रॉफिट के अंदर Y-on-Y 67% से ग्रोथ हुई है। कंपनी का जो करंटली नेटवर्थ दिखाई पड़ रहा है समथिंग 29,000 करोड़ रुपए के आसपास का दिखाई पड़ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट जो करंटली आया है 1.9% के आसपास का आया है। ठीक है जी, मतलब ये नंबर देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इनका लोन बुक Y-on-Y 25% से ग्रोथ करा है, प्रॉफिट 67% से ग्रोथ करा है। एंड इनका लाइक यू कैन से आपका जो रिटर्न एसेट है क्वार्टर वन के अंदर 1.9% के आसपास यहाँ पे डिलीवर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी कुछ और स्लाइड्स हैं उनको भी फटाफट एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना एक मेंशन भी किया है कि लास्ट के 4-5 साल के अंदर हमारा जो रिटेल लोन बुक है यहाँ पे 20,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपीस के आसपास चला गया है। अच्छी बात है। और इनका जो लाइक आई थिंक ये ओपेक्स टू AUM रेशियो वाली बात कर लें तो इनका अभी लाइक करंटली 3.6% से नीचे आके 3.5% हो गया क्वार्टर वन के अंदर। अच्छी बात है। 90+ DPD वैसे हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर लिया है।
फर्दर ऑन चलते हैं लाइक इनके बिजनेस ओवरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तो यदि इनका जो लोन पे नॉर्मली यील्ड होता है लगभग 13.5% के आसपास में होता है। क्वार्टर वन के अंदर इनका जो यू कैन से लोन बुक पे जो यील्ड है यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। और इनका जो लाइक आपका कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो ऑल्दो यहाँ पे लगभग 8.8% के आसपास में यहाँ पे स्टेबल सा दिखाई पड़ रहा है। मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोविंग लाइक परसेंटेज ऑफ डेट की बात करिए, साथ में कॉस्ट ऑफ यू कैन से फंड्स की भी बात करिए एज ए परसेंटेज एयूएम के रूप में। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है क्यूएनक्यू बेसिस पे, लगभग वही 10-15 बेसिस पॉइंट के आसपास में यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। नेट इनकम मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे लगभग जो लोन पे यील्ड है उसमें से यदि मैं इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस कर देता हूँ तो यहाँ पे लाइक आपका डायरेक्टली दिखाई पड़ता है, आपका डायरेक्टली नेट इंटरेस्ट मार्जिन दिखाई पड़ता है, इसको हम लोग नेट इनकम मार्जिन यहाँ पे दिखाई दिया है। वो भी यहाँ पे लाइक क्यूएनक्यू बेसिस 20 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। रीजन बीइंग आपका जो लोन पे यील्ड है वही लगभग 30 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस हो गया, तो डेफिनेटली आपका जो नेट इनकम मार्जिन होगा डेफिनेटली यहाँ पे डिप करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑल्दो इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो यहाँ पे हल्का फुल्का लगभग आपका ये देखो 14 या 15 बेसिस पॉइंट के आसपास में रिड्यूस हुआ है क्यूएनक्यू बेसिस पे। तो यहाँ पे हल्का फुल्का इसको यू कैन से 30 बेसिस पॉइंट से जो रिड्यूस हुआ था आपका लोन पे यील्ड है उसको थोड़ा यू कैन से लाइक ऑफ साइड, मतलब पूरा डेंट नहीं लगने दिया, आधा डेंट रिकवर कर लिया, तभी यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा लगभग 15 से 20 बेसिस पॉइंट के आसपास में इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ है। ओपेक्स टू एम रेशियो मैंने वैसे बात कर ली है। क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो लगभग 1.6% का है, लाइक 10 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ा इनका क्रेडिट कॉस्ट आपका क्वार्टर वन के अंदर। रिटर्न ऑन एसेट की हमने वैसे ऑलरेडी बात कर ली है। अब डायरेक्टली फोकस करते हैं सेगमेंट वाइज लोन बुक के अंदर। तो पहले एक बार रिटेल लेंडिंग की बात कर लेते हैं। तो रिटेल लेंडिंग के अंदर इनका एयूएम 32% से ग्रोथ किया है। दैट इज ग्रेट थिंग यार, मतलब यहाँ पे रिटेल लोन बुक देखो ना यार, आपने हमने जो जितनी भी एनबीएफसीज देखी है, लाइक रिटेल लोन बुक 32% से ग्रोथ करना इट्स अ बिग डील। आपको पता है मतलब बहुत ही लिमिटेड एनबीएफसीज हैं जो अपने रिटेल रिटेल लोन बुक को लगभग 32% से ग्रोथ करती दिखाई पड़ रही है। मेजरली इनका रिटेल लोन बुक के अंदर हाउसिंग लोन होता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। और इस वाले बुक पे जो उनका रिटेल लोन पे जो यील्ड है लगभग 13.60% के आसपास में है। और ओपेक्स टू ईएम के अंदर भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। ये 90 प्लस डीपीडी रिटेल लोन बुक का 0.7% के आसपास में है। ये बढ़ा है क्यूएनक्यू बेसिस पे। एक बार देखते हैं कॉन्कोल में ये क्या आंसर आया मैनेजमेंट की तरफ से। नेक्स्ट कुछ स्लाइड की बात करें तो रिटेल डिसबर्समेंट की बात करें तो भी यहाँ पे अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं। लाइक अभी डिसबर्समेंट किया 12,527 करोड़ रुपए के आसपास में। वही ऑन वही डिसबर्समेंट के अंदर 44% से यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। दैट्स अ ग्रेट नंबर। मैं थोड़ा इसको फास्ट इसलिए खींच रहा हूँ बिकॉज़ बहुत सारी स्लाइड्स हैं, तो सबको यदि मेरे को कवर करना है तो मेरे को लाइक जो एकदम बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मेरे को कवर करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखें तो इनका आई थिंक फिर बात करिए वही ओपेक्स टू ईएम रेशियो के पर्सपेक्टिव से। अच्छी बात है, वो लाइक हमने ऑलरेडी लाइक वैसे डिस्कस कर लिया है। क्यूएनक्यू बेसिस पे 10 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट बात करें इनका एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो इनका एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनका जो रिटेल ओवरऑल है यू कैन से 90 प्लस डीपीडी इनका 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। तो दिक्कत कौन से सेगमेंट में दिखाई पड़ रही है उसकी बात करते हैं। हाउसिंग लोन के अंदर इनका 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है, यूज्ड कार लोन का स्टेबल है, सैलरीड पर्सनल लोन का स्टेबल है, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का लगभग स्टेबल है, डिजिटल लोन का यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है, रूरल माइक्रो लोन है जो एमएफआई लोन बुक है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ा है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे जो इनकी रिटेल लोन बुक के अंदर जो 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जंप हुआ है 90 प्लस डीपीडी के अंदर, वो यहाँ पे साफ साफ हाउसिंग लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे जंप दिखाई पड़ा है 90 प्लस डीपीडी का, उसके कारण हुआ है। और हाउसिंग लोन और लैब तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ना यार। 31% और 26% मिला के कितना हो गया, 66% के आसपास में टोटल रिटेल लोन बुक के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन है हाउसिंग लोन का, लैब का। तो इसी के अंदर यदि हल्का फुल्का 90 प्लस डीपीडी बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपकी टोटल रिटेल लोन बुक पे आएगा। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पैरामीटर के बारे में। तो यहाँ पे लाइक इन लोगों ने अपना पूरा ब्रेकअप दिया है कि इनकी लोन पे यील्ड क्या होती है, एवरेज सिविल स्कोर क्या है, लोन का टिकट साइज कितना होता है। तो हाउसिंग लोन में आपको पता है थोड़ा लाइक जो हमने पुरानी वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है, काइंड ऑफ यू कैन से मिड प्रीमियम टाइप ऑफ कस्टमर को लोन देते हैं। तो उसके अंदर लाइक टिकट साइज एवरेज 24 लाख रुपए का है, बट जो लाइक आपका यू कैन से जो मिड प्रीमियम वाला सेगमेंट है उसके अंदर लगभग टिकट साइज 63 लाख रुपए का है। अफोर्डेबल वाले सेगमेंट के अंदर 15 लाख रुपए का इनका टिकट साइज होता है। उनको जो यील्ड मिलती है वो यहाँ पे लाइक एज सच कितनी यील्ड है, यील्ड का इन लोगों ने यहाँ पे आई थिंक मेंशन किया है, यस 11.70% के आसपास का यील्ड है। तो आप देखो ना जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनका लोन यील्ड होता है लगभग 14-15% के आसपास में। और जो प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस करते हैं जैसे हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करी थी, या फिर जो बैंक्स हैं लाइक अलग अलग बैंक जो यू कैन से हाउसिंग लोन देती है प्रीमियम कस्टमर को, वहाँ पे लोन यील्ड कितना मिलता है 8-9% के आसपास में। तो काइंड ऑफ एक मिड प्रीमियम वाले सेगमेंट के अंदर ये एनबीएफसी काम करती है। सेम बात करें लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में, इस वाले सेगमेंट के बारे में, तो यहाँ पे भी यू कैन से लाइक आपका जो लैब प्लस वाला सेगमेंट है 3.6 करोड़ रुपीस का एवरेज टिकट साइज है, और जो लैब लाइक लेस देन 1.5 करोड़ वाला है उसका एवरेज टिकट साइज 22 लाख रुपए के आसपास में। सबसे अच्छी बात है कि लाइक इनका एवरेज सिविल स्कोर उसी कस्टमर को लोन देते हैं जिसका लाइक हाउसिंग लोन में लगभग 750 के ऊपर सिविल स्कोर,
लैब के अंदर 742 के ऊपर सिविल स्कोर यहाँ पे दिखाई पड़े। उसी को यहाँ पे लोन लेने की कोशिश करते हैं। लैब का इनका एवरेज टिकट साइज़ लगभग यू कैन से लगभग 12.8% के आसपास में है। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, एक्चुअली इनकी स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है। इन लोगों ने अपना बिज़नेस का पूरा इन्फॉर्मेशन इन्हीं सारी स्लाइड्स के अंदर दे दिया है। ठीक है, ऑल्दो कॉनकोल भी हम लोग 1-2 पॉइंट मेजर पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं इनका यूज्ड कार लोन के लिए। यूज्ड कार लोन में इनका एवरेज टिकट साइज़ समथिंग 6.8 लाख रुपए के आसपास का होता है। सिविल स्कोर कस्टमर का समथिंग 752 के आसपास होता है और लोन पे जो यील्ड मिलती है लगभग 15.5% के आसपास में मिलती है। एलटीवी लगभग 70% यू कैन से मैनेज करके चलते हैं। गोल्ड लोन की बात करें तो इनका गोल्ड लोन का शुरुआत यू कैन से FY 26 में हुआ था, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 के अंदर। उस टाइम पे आपको पता है काफ़ी सारी एनबीएफसी यहाँ पे गोल्ड लोन के अंदर अपना यू कैन से फुटप्रिंट बढ़ा रही थी। तो उस टाइम पे इन्होंने भी अपना फुटप्रिंट बढ़ाने की बात कही थी और इनका टारगेट था कि हम लोग FY 27 के एंड तक 200 गोल्ड लोन की ब्रांचेज यहाँ पे यू कैन से हमारी खड़ी कर देंगे। तो एक अच्छी बात है। उनका अभी गोल्ड लोन का 22 ब्रांचेज FY 26 में हो गया था। अभी क्वार्टर 1 के बाद में 67 ब्रांचेज हैं, तो इनका लाइक ऑन द ट्रैक है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और फर्स्ट क्वार्टर में 6 करोड़ रुपीज़ का गोल्ड लोन इन लोगों ने डिसबर्स किया है। एवरेज टिकट साइज़ 50,000 रुपए के आसपास में होता है। डिसबर्समेंट यील्ड 18% के आसपास का होता है। टेन्योर यू कैन से 12 महीने के आसपास का। अच्छी बात है। अब बात करते हैं डायरेक्टली अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे डेफिनिटली आपको लोन पे यील्ड थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ऑल्दो यहाँ पे सिविल स्कोर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। सैलरीड पर्सनल लोन उन्हीं को मिल रहा है जिनका एवरेज सिविल स्कोर लगभग 761 से ऊपर हो। अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन उन्हीं को मिल रहा है जिनका एवरेज सिविल स्कोर 753 से ऊपर हो और डिजिटल लोन उन्हीं को मिल रहा है जिनका सिविल स्कोर 762 के ऊपर हो और इन तीनों की यील्ड ज़्यादा है। लाइक आपने देखा होगा ना सैलरीड पर्सनल में लगभग 16.60% का, अनसिक्योर्ड बिज़नेस लोन में लगभग 18.80% का, डिजिटल लोन के अंदर लगभग 14.70% के आसपास का। तो यही चीज़ है जो इनका आपने लाइक गोल्ड लोन देखा एंड साथ में गोल्ड लोन पे भी यील्ड अच्छी खासी थी एंड साथ में आपका जो यूज्ड कार लोन है उसपे भी यील्ड अच्छी खासी थी। तो इनका जो अनसिक्योर्ड वाला लोन का कैटेगरी है एंड साथ में आपका जो गोल्ड लोन है वो ओवरऑल पूरी लोन बुक की यील्ड को थोड़ा इंप्रूव करने में मदद करता है और इन लोग तो ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस बार आपका डायरेक्टली यू कैन से गोल्ड लोन पे फोकस करें। साथ में इनका एक और वर्टिकल था ना आपका एमएसएमई वाला, उसकी यील्ड की भी बात कर लेते हैं। यस, इनका जो रूरल बैंकिंग है, माइक्रो फाइनेंस वाला पार्ट है, उसके अंदर इनका लोन पे यील्ड मिलता है यस 20.80। तो ये लोग अभी माइक्रो फाइनेंस वाला जब साइकिल अच्छा हो गया उसके बाद अभी लोन देना स्टार्ट किया अच्छे से। एवरेज टिकट साइज का 56,000 रुपए के आसपास का होता है। अच्छी बात है। तो ये सब सेगमेंट क्या करेंगे, जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, गोल्ड लोन है और आपका जो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन है, ये सब हेल्प करेगा ओवरऑल बुक की यू कैन से लोन पे यील्ड को बढ़ाने में, जिससे इनको हेल्प मिलेगी रिटर्न एसेट को इंप्रूव कराने में, राइट? तो एक अच्छी बातें हैं जो हमने लाइक इसके यहाँ पे डिस्कस करी है। कुछ और पॉइंट्स और देख लेते हैं। ये इनका ब्रांच का नेटवर्क है, तो 780 ब्रांचेज इनकी अब तक टोटल हो चुकी है। ये हमने डिस्कस कर लिया। कुछ और पॉइंट और देखें तो ये इनका लाइक आई थिंक क्रॉस सेल वाला इन लोगों ने अपना परसेंटेज बताया है। लाइक टोटल कस्टमर फ्रेंचाइजी क्रॉस मतलब कस्टमर फ्रेंचाइजी इनका 24% से ग्रो किया है। क्रॉस सेल फ्रेंचाइजी लाइक आप ये कह सकते हो कि 25 से 30% ऑफ अनसिक्योर्ड डिसबर्समेंट थ्रू क्रॉस सेल। अनसिक्योर्ड डिसबर्समेंट आपका क्रॉस सेलिंग के द्वारा किया गया है। मतलब जो इनके सिक्योर्ड वाले प्रोडक्ट वाले जो कस्टमर होंगे ना, उनको हो सकता है अनसिक्योर्ड लोन भी यहाँ पे चिपकाए गए होंगे क्रॉस सेलिंग करके। जब आपका यू कैन से कस्टमर फ्रेंचाइजी बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो आपको क्रॉस सेलिंग करने का फायदा मिलता है। जैसे हम लोग बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस करते थे ना, कि यार बजाज फाइनेंस को यू कैन से इतना बड़ा कस्टमर बेस हो गया, तो लोग क्रॉस सेलिंग करके अपने एएम को ग्रो करा लेते हैं। तो उसका फायदा यहाँ पे इस वाली एनबीएफसी को भी थोड़ा-थोड़ा मिलना स्टार्ट हुआ है। अब डायरेक्टली बात करते हैं होलसेल लेंडिंग के बारे में। होलसेल लेंडिंग के अंदर लाइक इनका जो एयूएम है लाइक Y-on-Y 27% से ग्रोथ किया है। होलसेल लेंडिंग के भी 2 पार्ट हैं। रियल एस्टेट के अंदर है आपका और आपका यू कैन से कमर्शियल मिड मार्केट लेंडिंग भी करते हैं। मतलब यू कैन से इसका एवरेज टिकट साइज 56 करोड़ रुपए के आसपास का होता है। तो हमने कैपरी लोन में डिस्कस किया था ना कि कैपरी लोन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस यू कैन से लेंडिंग करता है वहाँ पे। उसका एवरेज टिकट साइज 17 करोड़ रुपए के आसपास में था। इसका एवरेज टिकट साइज 56 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो यहाँ पे यदि कोई कस्टमर एनपीए यहाँ पे घोषित करेगा ना, डिफॉल्ट करेगा ना, तो डायरेक्टली एक अकाउंट पे 56 करोड़ रुपीस का नुकसान होगा। सीधी सी बात है। और कैपरी लोन वाले केस के कैपरी लोन वाले कैपरी ग्लोबल कैपिटल वाले केस के अंदर जो उनका यू कैन से कॉर्पोरेट लोन बुक था, यू कैन से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला लोन बुक था, वहाँ पे लगभग यू कैन से 18 करोड़ रुपीस के आसपास का आपका लाइक एवरेज टिकट साइज हुआ करता था। तो वहाँ पे यू कैन से रिस्क कम है। वहाँ पे यदि एक अकाउंट डिफॉल्ट करता है तो आपको 17 करोड़ रुपीस का एनपीए यहाँ पे बुक करना पड़ता है। तो ये हमने लाइक कुछ और स्लाइड्स हैं होलसेल लेंडिंग की, उनके भी एक बार बात कर लेते हैं। यस, इनका ठीक है। ओवरऑल एसेट मिक्स एवरेज लोन टेन्योर इनका लगभग 27 महीनों के आसपास में होता है। डायरेक्टली कुछ और इंपॉर्टेंट स्लाइड देखते हैं जहाँ पे हमें पता लगे इनका यू कैन से जो होलसेल बुक है उसके बारे में। तो ये यू कैन से मतलब सिटी वाइज इन लोगों ने अपना रियल एस्टेट का एक्सपोज़र बताया है। एज़ सच कोई एक सिटी के अंदर बड़ा कंसंट्रेशन भी नहीं है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगभग इनका 14% के आसपास में होता है। तो ठीक है, एज़ सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इनका डायरेक्टली कुछ और स्लाइड देखते हैं।
जहाँ पे हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि मिल सकती है तो लाइक इनका आई थिंक स्लाइड नंबर 39 में देखो कुछ मिल जाए तो चार्ट दिखा रहे हैं। यस, इनका जो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे इनका जो अभी रिटर्न ऑन इक्विटी है लगभग 6.5% के आसपास में है। तो इनका सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को ये दिखाई पड़ती है, इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो हमारे लाइक जो एक क्राइटेरिया होता है कि 15% के आसपास तो होना ही चाहिए किसी बैंक या एनबीएफसी का, उसके अंदर अभी फॉल होता नहीं है। बाकी का धंधे के पर्सपेक्टिव से, लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से सारे फैक्टर यहाँ पे मैच होते हैं। तो ये वाला ही फैक्टर है कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लाइक मतलब इन लोगों के पास इतना कैश पड़ा हुआ है, इतना यू कैन से आपको तो पता ही है पिरामिड फाइनेंस का बहुत सारी यू कैन से एनबीएफसीज़ के अंदर अलग-अलग यू कैन से कॉर्पोरेट के अंदर अपना यू कैन से इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने बेचा भी था अभी आई थिंक श्रीराम ग्रुप में आई थिंक कुछ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अपना एक स्टेक बेचा था समथिंग 1300 करोड़ रुपए के आसपास का क्वार्टर 4 के अंदर। तो वहाँ पे अदर इनकम में बुक भी किया था। तो इनका यू कैन से इक्विटी बेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कम दिखाई पड़ रहा है। बट जैसे मैनेजमेंट ने बोला ना, तो रिटर्न ऑन एसेट को अपना लगभग 3% के आसपास तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे एंड अपना लेवरेज को बढ़ाएँगे। तो जैसे लेवरेज बढ़ाएँगे, रिटर्न ऑन एसेट लेट्स से 3% तक जाएगा, तो मे बी इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के ऊपर आ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ और फाइनल नंबर्स के बारे में, कुछ 1-2 स्लाइड और डिस्कस कर लेते हैं। यस, ये इन लोगों ने अपना लेगेसी लोन बुक दिखाया है। लाइक एफआई 26 तक 3% ही बचा था। अभी ये लेगेसी लोन बुक यहाँ पे 2% बचा टोटल एयूएम का। वाई ऑन वाई 61% से डी-ग्रोथ करा है। एक बहुत अच्छी बात है। लाइक यदि आप अपना लेगेसी लोन बुक जो आपका बहुत ही खराब एनपीए बना रहा था, उसको आपने यदि पूरा डिप्रिकेट करा दिया, इट्स अ ग्रेट थिंग। आप डायरेक्टली फोकस कर रहे हो रिटेल लोन पे, जो आपको हेल्प करेगा आपके वी कैन से फंडामेंटल्स को और इंप्रूव करने में। कॉस्ट टू इनकम भी कंपनी लेवल पे यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही है। लाइक आपका आई थिंक 72% था आई थिंक लास्ट ईयर क्वार्टर 1 के अंदर और फिर इंप्रूव होके 58 पे आया, अभी 53% के आसपास में है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और ग्रोथ बिजनेस का तो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो 49% के आसपास में आ गया है। दैट्स ग्रेट। बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे आपको पता है रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, तो डेफिनिटली आपका बुक वैल्यू पर शेयर उतना रेट से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, इनका बुक वैल्यू लगभग पहले ₹1200 के आसपास में था, लास्ट क्वार्टर 1 के अंदर और अभी ₹1271 के आसपास में है। ठीक है, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी लेट्स से यदि 6% के आसपास में होगा, तो आपका बुक वैल्यू की ग्रोथ रेट भी लगभग 6% के आसपास में ही होगी। तो ये ऑल्दो इन लोगों ने डिविडेंड भी कुछ आई थिंक दिया था, यस डिक्लेयर किया था, तो वो घटाना पड़ेगा, तब जाके आपकी बुक वैल्यू की ग्रोथ होती है। मतलब जितना आपने प्रॉफिट जनरेट किया जितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया, तो यदि प्रॉफिट का लेट्स से आपने कुछ परसेंटेज पार्ट डिविडेंड में बाँट दिया, तो जो बाकी का पार्ट है, वही आपका बुक वैल्यू ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। एक और लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये इनका लाइक डिसबर्समेंट का यील्ड हम लोग देख रहे हैं। हाउसिंग के अंदर 11.7% का, सिक्योर्ड एमएसएमई लैब के अंदर 12.8% का, ये सबसे कम है यहाँ पे। और इसलिए इनकी लाइक जो यील्ड है वो भी कम आती है, टिकट साइज़ ज़्यादा है और बाकी का जो इनका अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है वहाँ पे यील्ड ज़्यादा है। इसलिए इनकी ओवरऑल यील्ड यहाँ पे लगभग 14.2% के आसपास में दिखाई पड़ती है। राइट, तो आई थिंक हमने सारी स्लाइड्स यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर ली है। मैंने बहुत यू कैन से रैपिडली कवर करने की कोशिश करी बिकॉज़ इनके नंबर ऑफ स्लाइड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और इनके स्लाइड्स के अंदर इतना अच्छा खासा यू कैन से इन्फॉर्मेशन रहती है कि हम लोग स्लाइड्स को देख के अच्छे खासे लाइक हमारा यू कैन से एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं बिज़नेस का पर्सपेक्टिव से। तो यार देखो, ये सारी स्लाइड्स डिस्कस करने के बाद में हमें क्या कंसर्न दिखाई पड़ा? मेरे को तो एक ही कंसर्न दिखाई पड़ा। सारी चीज़ें चंगा चल रही हैं। एक ही चीज़ मेरे को दिखाई पड़ी यहाँ पे जो 90 प्लस जीपीडी का इनका नंबर है रिटेल लोन बुक के अंदर, उसके अंदर दिस 10 बेसिस पॉइंट से इनका यू कैन से 90 प्लस जीपीडी का नंबर क्यों बढ़ा है? क्यों उनकी बेसिस पे? वो मेरे को दिक्कत है। ऑल्दो क्वार्टर 3 के अंदर भी इनका 90 प्लस जीपीडी का नंबर यू कैन से 0.7-0.8% के आसपास में ही था। और क्वार्टर 4 में थोड़ा यू कैन से इंप्रूव हो गया था 0.6% के आसपास में। जबकि वापस क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर वो 0.70% पे चला गया। क्यों? वो मेरे को सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रहा है। तो अभी जो कॉन-कॉल के हाइलाइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे ना, उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यही लेंगे कि यार इस पे आंसर दो। बाकी के तो और बहुत सारे डेटा स्पेसिफिक नंबर यहाँ पे एनालिस्ट लोग पूछते रहते हैं। उसमें ऐसा कोई उतना इंटरेस्ट नहीं बनता बिकॉज़ इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इतना डिटेल में रहता है कि ऐसे जो बाकी के डेटा पॉइंट्स एनालिस्ट लोग पूछते हैं, उनका कोई ऐसा लॉजिक नहीं बनता है। मतलब ठीक है, पूछ लिया अच्छी बात है। तो ठीक है, कॉन-कॉल पे डायरेक्टली हम लोग फोकस करते हैं। कॉन-कॉल के पॉइंट सारे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला कि जो वेस्ट रेशियो है और जो हुआ है, उसका ऐसा उनके धंधे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। अच्छी बात है जी। और इनका भी यही कहना है कि हमारा जो टारगेट है 3 साल में लोन बुक को डबल करने का, उसके लिए हम लोग बिल्कुल ऑन द पाथ सही ट्रैक पे चल रहे हैं, हम लोग अचीव भी कर लेंगे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। लाइक आप यदि 25-26% की सीएजीआर रेट से अपने लोन बुक को ग्रोथ कराओगे, नेक्स्ट अराउंड 3 साल में डबल कर दोगे, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। बहुत कम एनबीएफसी जैसी होती हैं, तो 3-3 साल के अंदर अपनी लोन बुक को डबल करा पाती हैं। वो भी अपने एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हुए। अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि जी आपका यहाँ पे 90 प्लस डीपीडी का नंबर बढ़ा क्यों 10 बेसिस पॉइंट से, वो भी आपका मॉर्टगेज लेंडिंग के अंदर, मतलब आपका होम लोन और आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाली सेगमेंट के अंदर क्यों बढ़ा है? तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक बहुत ही एक आंसर दिया है जो मेरे को भी सरप्राइज किया कि यार इनका कहना है कि हमारा जो आईटी सेक्टर में जो ले ऑफ चल रहे हैं ना, उसकी वजह से कुछ कुछ कस्टमर ने हमारा डिफॉल्ट किया है। मतलब साउथ इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली,
कि साउथ इंडिया के अंदर कुछ ऐसे कस्टमर हैं, मतलब आपका हैदराबाद और बैंगलोर सिटी टाइप की बात कर लो या फिर चेन्नई वाले साइड में, कि वहाँ पे कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनका ले ऑफ हो गया है। आईटी के अंदर जॉब करते थे, आईटी के अंदर उनकी आईटी इंडस्ट्री में से जॉब चली गई है। आईटी सेक्टर में भी लाइक काफ़ी आपको पता है ले ऑफ चल रहे हैं। ये एआई वाला जो इम्पैक्ट चल रहा है, लाइक एआई यदि 5 लोगों का काम इकट्ठा कर दे रहा है, अकेला एआई के साथ एक पर्सन कर लेता है, तो बाकी के 4 लोगों की क्या ज़रूरत है? तो ऑब्वियसली ले ऑफ चल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट देखो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ गया। और आपको पता है जो आईटी सेक्टर में जॉब करते थे, उनकी अच्छी खासी सैलरीज़ हुआ करती थी। तो ये काइंड ऑफ यू कैन से सब प्राइम या फिर प्राइम कैटेगरी के कस्टमर हुआ करते थे। तो ये यहाँ पे साफ-साफ अर्ली ट्रेंड तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यार ये मतलब ले ऑफ यदि और रहेंगे तो जो बाकी के प्रीमियम सेगमेंट के अंदर लेंडिंग करने वाली कंपनीज़ है ना, जो हाउसिंग लोन देती है, वहाँ पे यू कैन से आपका लाइक इस तरह के आपके लाइक 90 प्लस डीपीडी के नंबर आपके बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। लाइक जो भी आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस है या फिर जो दूसरी प्राइम सेगमेंट से बिलोंग करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या फिर जो बैंक्स है, उनके हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के अंदर में भी इस तरह का डेलिक्वेंसीज दिखाई पड़ सकता है। तो मैनेजमेंट का साफ-साफ कहना है कि आईटी सेक्टर में यहाँ पे अर्ली ट्रेंड इनका यू कैन से लाइक इनको लगा है कि यार जो ले-ऑफ्स हुए हैं उसके कारण लाइक हमारे यू कैन से कुछ-कुछ अकाउंट्स के अंदर 90 प्लस डीपीडी के बकेट में वो कस्टमर यहाँ पे फूल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट है, मतलब एज़ सच कितना बढ़ेगा, कितना आगे जाएगा, ये मैनेजमेंट को भी नहीं पता। उनसे पूछा गया, "यार आपका अर्ली ट्रेंड है, क्या लगता है आपको कि कहाँ जाके सेटल होगा?" तो मैनेजमेंट के पास कोई क्लियर आंसर नहीं था। दे टोल्ड कि लाइक वी आर जस्ट ट्रैकिंग लाइक किस तरह से लाइक चीज़ें हो रही हैं, हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बट हाँ, जो हमारी नई लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं ना, उसके अंदर अच्छी खासी अंडरराइटिंग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यू कैन से आईटी सेक्टर को स्पेसिफिक रिस्क वाले दायरे में रख के हम लोग यू कैन से हल्का-फुल्का वहाँ पे मॉनिटरिंग करके अच्छे से लैंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिस तरह से हम लोग पहले आईटी सेक्टर को कंसीडर करके लैंडिंग कर दिया करते थे, उस पे थोड़ा यू कैन से टाइटनिंग कर दिया है अंडरराइटिंग वाले प्रोसेस के अंदर। तो ये इन्होंने बताया है। तो यार ये थोड़ा यू कैन से यदि जैसे हम लोग पहले भी किसी न किसी लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था कि यार जैसे आईटी सेक्टर की जॉब्स जाएगी, ले-ऑफ्स होंगे तो डेफिनिटली उसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर में भी पड़ेगा। लाइक एनबीएफसी जिन लोग या फिर बैंक जिन्होंने लेंडिंग कर रखा है उन यू कैन से लोगों को जो सैलरीड पर्सन को जो अभी तक आईटी सेक्टर से सैलरी अपना उठाते थे, तो उनके जब एनपीएस बनेंगे तो लाइक बहुत सारी बैंक्स एनबीएफसीज के एनपीएस भी क्रिएट होंगे। बट हाँ, जो सिक्योर्ड लेंडिंग जिसने कर रखा है, लाइक वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो या फिर आपका हाउसिंग लोन हो, उनको ऐसा कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीज़न बीइंग लाइक यदि सपोज़ करो उस हाउसिंग लोन दे रखा है, घर खरीद रखा है उस पर्सन ने, आपका ये टाइम पे ईएमआई पे नहीं कर रहा है, तो उस पर्सन के पर्सपेक्टिव से लाइक यू कैन से चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, कि यार उसकी जॉब चली गई बेचारे की। अब यदि वो ईएमआई नहीं पे कर पाएगा तो भाई एनबीएफसी बैंक क्या करेंगे? ऑक्शन करेंगे, सरफेसी एक्ट के थ्रू उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करेंगे और अपना पैसा रिकवर करेंगे। तो एनबीएफसी या फिर बैंक को एक टाइम तो हल्का-फुल्का अपना 90 प्लस डीपीडी या फिर एनपीए बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे हमने देखा ना, इनका एनपीए भी लगभग 2.4% के आसपास में आ गया है, लगभग 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है, 90 प्लस डीपीडी भी 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। ऐसा एक बार तो दिक्कत दिखाई पड़ेगा, बट इनका पैसा वापस रिकवर हो जाएगा अगले किसी न किसी क्वार्टर के अंदर, अदर इनकम में दिखाई पड़ेगा बिकॉज़ ये लोग प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके बेच देंगे। तो यहाँ पे देखो एनबीएफसी बैंक के लिए तो एक बार एनपीए में झटका आएगा बट वापस अमाउंट की रिकवरी हो जाएगी। बट दिक्कत बेचारे उस इंसान के लिए है जिसकी जॉब भी चली गई है, इसका घर भी चला गया है। उसके लिए यू कैन से एक सॉफ्ट कॉर्नर है बट क्या ही कर सकते हैं। मतलब एआई का ज़माना है, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा तो वी हैव टू बियर दैट, सिंपल सी बात है। एंड देन इनका कहना है कि हमारा जो पर्सनल लोन वाला कैटेगरी है उसके अंदर हमारा 13% लोग आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो ये वाला सेगमेंट भी यू कैन से आगे जाके हल्के-फुल्के यू कैन से एनपीए में कन्वर्ट हो सकता है। ऑल्दो इनका जो पर्सनल लोन वाला लोन बुक है, वो पूरी लोन बुक का लगभग 6% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है। उसका भी 13%, 13 को मैं 6 से गुना करता हूँ तो पूरी लोन बुक का लगभग 1% इनका यू कैन से अनसिक्योर्ड लोन दे रखा है आईटी सेक्टर के एम्प्लॉइज को। तो वो इन्होंने अपना बताया। एंड यदि बात करें साथ में इन्होंने ये भी बताया कि यार हम लोग कुछ फंड रेज़ करने का प्लान कर रहे हैं। रीज़न बीइंग इनका जो लाइक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 18.5-19% के आसपास में है। इनका कहना है कि लाइक कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से हमें उसको इंक्रीज़ कराना है, तो हमें फंड रेज़ करना पड़ेगा। इनका ये भी कहना है कि मेबी हमारे कुछ-कुछ एसेट्स हैं दूसरी एनबीएफसीज़ या फिर दूसरी कंपनीज़ के अंदर हमारे शेयर होल्डिंग है, उसको बेच के, उसको मोनेटाइज़ करके पैसा वहाँ से भी रेज़ कर सकते हैं। जी, अच्छी बात है। एंड साथ में इनका कहना है कि हमारा जो ओपेक्स टू एईएम रेशियो है, वो लाइक नेक्स्ट कुछ 4-5 क्वार्टर में 40-50 बेसिस पॉइंट से और इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इनका फ़ायदा मिलेगा इनको रिटर्न ऑन एसेट को इंप्रूव करने में, ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने में, सारी अच्छी चीज़ें होने में। और आई थिंक ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द डिस्कशन यही था कॉन कॉल का। मतलब मेजरली तो यही था यार कि लाइक इनका जो एक 90 प्लस डीपीडी का नंबर बढ़ा है ना 10 बेसिस पॉइंट से, और जो इनका ग्रॉस एनपीए 10 बेसिस पॉइंट से जो ग्रो किया है ना, उसपे लाइक क्लैरिटी लेने का मैनेजमेंट से, तो वो हमें मिल गई क्लैरिटी। तो अब देखो यार, हल्का-फुल्का अर्ली ट्रेंड तो दिखाई पड़ गया है आईटी सेक्टर में जो प्रेशर है उसके बेसिस पे। तो आप लोगों को एक थोड़ा ये रिस्क दिमाग में कंसीडर करते हुए एज़ सच अपने डिसीजंस लेने हैं।
अब पॉइंट ये है कि ये आगे जाके कितना बड़ा ट्रेंड बनेगा या फिर हो सकता है 1-2 क्वार्टर में वापस चीज़ें सेटल हो जाएँगी, मे बी उन एम्प्लॉइज़ को दोबारा कहीं न कहीं जॉब मिल जाए, हो सकता है कम पैकेज की जॉब मिल जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, तो हो सकता है कि इश्यू इतना बड़ा ना बने। पर ठीक है, वो देखना पड़ेगा आगे जाके किस तरह से चीज़ें टर्न ऑन होती है। तो कंसिस्टेंटली स्पेसिफिकली जो एनबीएफसीज़ हैं, जो आईटी सेक्टर में अपना लैंडिंग कर रखा है, उनकी एसेट क्वालिटी को मॉनिटर करना पड़ेगा अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंसिस्टेंटली। ऑल्दो जो पिरामिड फाइनेंस है उनका तो जो सिक्योर्ड लेंडिंग किया हुआ पार्ट है, हाउसिंग लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसके अंदर 90 प्लस डीपीडी आया है, तो वहाँ पे ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्पेसिफिकली लैब वाले सेगमेंट के अंदर इन लोगों ने ये बोला है कि यार लैब के अंदर हमारे 4 अकाउंट यहाँ पे यू कैन से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। 4 अकाउंट का इन्होंने कुछ आंसर दिया है कि कहीं किसी के फादर बीमार हो गए हैं, कोई बंदा हॉस्पिटलाइज़ हो गया, किसी के यू कैन से बिज़नेस के अंदर जो पार्टनर है उसने यू कैन से धोखा दे दिया है। ऐसे-ऐसे कुछ लॉजिक दिए हैं, तो एज़ सच लैब के अंदर जो 90 प्लस जीपीडी बढ़ा ना, वो आगे जाके यू कैन से रेप्लिकेट नहीं होगा। वहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाई पड़ेगी। बट हाँ, हाउसिंग लोन के अंदर देखना पड़ेगा, बट वो भी आपका सिक्योर्ड लोन होना है यार। यदि बेचारा वो आईटी सेक्टर का एम्प्लॉयी पे नहीं कर पाएगा ईएमआई, तो वो प्रॉपर्टी ऑक्शन करके वहाँ से सेल आउट करके अपना अमाउंट तो रिकवर कर लेगा बैंक एनबीएफसी। सॉफ्ट कॉर्नर है बेचारे उस आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयी के लिए, जिसकी जॉब भी चली गई, जिसका घर भी चला गया बेचारे का। बट क्या ही कर सकते हैं यार। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इस एनबीएफसी का कॉनकोर का जो मेजर हाइलाइट है, वो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। अब एक बार इस एनबीएफसी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप देखो यार, मतलब मैं पहले इस कंपनी का मार्केट कैप देख लेते हैं, लगभग 50,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। अब पॉइंट ये है, आपको पता है पिरामल फाइनेंस एक पिरामल ग्रुप से बिलॉन्ग करने वाला एनबीएफसी है। इंडिया के अंदर ऐसे 5-7 गिने नामी आपके कुछ ग्रुप्स हैं, जो यू कैन से एक अच्छे इसको हम लोग अच्छे पेडिग्री ग्रुप से बिलॉन्ग करने वाले यू कैन से आप क्या बोलते हैं बिज़नेस फैमिलीज़ बोल सकते हो, लाइक अडानी है, अंबानी है, पिरामल है, आपका पूनावाला ग्रुप है, आपका श्रीराम ग्रुप है, आपका चोला ग्रुप है, आपका बजाज ग्रुप है। उसी के अंदर पिरामल ग्रुप का नाम आता है। और आपका एक एल&टी फाइनेंस वाला एल&टी ग्रुप भी ले लो, उसी के अंदर इस पिरामल फाइनेंस का नाम भी आता है। पॉइंट ये है कि यार जितने भी जो बड़ी-बड़ी ग्रुप से बिलॉन्ग करने वाली जो एनबीएफसीज़ है ना, उन सबका वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू रेशियो लगभग अभी 3, सवा 3, साढ़े 3 के आस-पास चल रहा है। एल&टी फाइनेंस की बात कर लो, 3 के आस-पास में है। टाटा कैपिटल की बात कर लो, लगभग 3.3, 3.4 के आस-पास में है। पूनावाला फाइनेंस की बात कर लो, लगभग 3.5 के आस-पास में है। श्रीराम फाइनेंस की बात करो, लगभग 3 के आस-पास में है। तो मतलब चलो मैं यहाँ पे चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस को छोड़ देता हूँ बिकॉज़ उनका तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के आस-पास में है। उससे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। बट हाँ, जो बाकी एनबीएफसीज़ हैं, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 10, 11, 12, 13% के आस-पास में है, उनसे जस्ट कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर 10% से नीचे हैं, उनसे जस्ट कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारी एनबीएफसीज़ का यू कैन से आपका प्राइस टू रेशियो लगभग 3 के आस-पास में, 3 से सवा 3 के रेंज के आस-पास में है। जबकि पिरामल फाइनेंस का यहाँ पे प्राइस टू रेशियो 1.8 के आस-पास में है। तो ये एक नाइंसाफी है। तो ऑल्दो पिछले 6 महीने में जब से इसकी लिस्टिंग हुई है कंपनी की, उसके बाद से मार्केट ने इसका जो प्राइस टू रेशियो था 1.3 से बढ़ा-बढ़ा के 1.8 तक तो ले गए हैं। इनकी जो कंसिस्टेंटली क्वार्टर में जो रिजल्ट आते थे उस रिजल्ट के बेसिस पे कि हाँ यार ठीक है, कंसिस्टेंसी आ रही है एसेट क्वालिटी के अंदर भी, लोन बुक ग्रोथ के अंदर भी, तो वहाँ पे एक री-रेटिंग हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यार ठीक है, पिरामल ग्रुप यदि यहाँ पे कंसिस्टेंटली 25% से अपनी लोन बुक को ग्रोथ करता है और अपना एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखता है, हाँ, प्लस माइनस 10 बेसिस पॉइंट का ऊपर नीचे हो जाए दैट इज डिफरेंट थिंग, उसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस केस के अंदर इस एनबीएफसी का भी प्राइस टू रेशियो जो बाकी की इसकी पेडिग्री ग्रुप की जो यू कैन से एनबीएफसीज हैं, उसके आसपास तो होना चाहिए। तो जब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा तो जितने ऐसी पेडिग्री ग्रुप से बिलोंग करने वाले एनबीएफसीज हैं, उनका मे बी प्राइस टू रेशियो 3.5, 4, 4.5, 5 के आसपास भी जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगेन वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि कौन से एनबीएफसीज की एसेट क्वालिटी यहाँ पे अच्छे से कंट्रोल है, कौन से एनबीएफसीज की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे से अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर जा रही है। तो उन सारी एनबीएफसीज को यू कैन से थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंशन का फायदा मिलेगा। तो उसी रेस का पार्ट यहाँ पे एक प्राइमरी फाइनेंस भी प्लेयर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट अगेन वो रीरेटिंग तभी पॉसिबल है जब आपका एसेट क्वालिटी स्टेबल रखते हुए आप अपनी लोन बुक को यू कैन से 25% से ग्रोथ करा पाओ और नेक्स्ट 3 साल का जो उनका टारगेट है लगभग अपनी लोन बुक को डबल करने का, यदि वो अचीव करते हैं एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखते हुए और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी लेट से 10, 11, 12% के आसपास आता है, तब जाके मे बी इस एनबीएफसी को भी यू कैन से प्राइस टू बुक रेशियो मिल सकता है। जो बाकी के एनबीएफसीज हैं, जो इसके पेडिग्री ग्रुप वाले एनबीएफसीज हैं, लाइक एल&टी फाइनेंस है, यू कैन से टाटा कैपिटल है, पूनावाला फिनकोफ है या फिर आपका श्रीराम फाइनेंस है, उनके आसपास का यू कैन से इस एनबीएफसी को भी प्राइस टू रेशियो यहाँ पे मिल सकता है। बट अगेन उसके लिए इनको अपने लोन बुक को 25% से ग्रोथ कराना पड़ेगा, एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हुए। बात करें बुक वैल्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, कंपनी की नेटवर्थ के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो देखो ना इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 6.5% के आसपास में है। मे बी एफआई 27 के अंदर 6.5, 7, 8% के आसपास में हो जाए, 8-9% के आसपास हो जाए। एफआई 28 में 10, 11, 12% के आसपास हो जाए, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो उतना कोई बड़ा फैक्टर नहीं आएगा। मे बी 20% के आसपास का नेटवर्थ की ग्रोथ रेट आएगी। हाँ, यदि ये लोग कुछ इक्विटी से अपना पैसा रेज़ कर लें, क्यूआईपी से पैसा रेज़ कर लें, उस टाइम पे हो सकता है इनकी जो यू कैन से नेटवर्थ है कंपनी की वो अच्छे से जंप कर सकती है।
मे बी जितना ये लोग कैपिटल रेज करेंगे उतने वैल्यू से तो जंप करी जाएगी, राइट? अभी नेटवर्थ 29,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। लेट्स से यदि कंपनी रेज करती है 4,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, तो मे बी इनका नेटवर्थ 4-5,000 करोड़ रुपए से डायरेक्टली यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। अगेन लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी का मेरे को ऐसा उतना कंफर्ट तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। मे बी आगे जाके 1-2 साल में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 11, 12, 13% तक पहुंच पाए। बट हाँ, जो इनके पीयर ग्रुप वाले जो पेडिग्री एनबीएफसीज हैं, उनके सिमिलर काइंड ऑफ यू कैन से प्राइस टू बुक रेशियो इनका है एनबीएफसी का। सिमिलर काइंड ऑफ इस पिरामिड फाइनेंस को मिल सकता है। बट गिवन द कंडीशन लोन बुक की ग्रोथ रेट 25% से कंसिस्टेंट हो नेक्स्ट 2-3 साल तक और आपकी एसेट क्वालिटी मेंटेन्ड हो उसी केस के अंदर, अदरवाइज फिर मार्केट नहीं देगा आपको, राइट? तो ये काइंड ऑफ मैंने पिरामिड फाइनेंस के बारे में मेरा एक डिटेल पर्सपेक्टिव, मेरा डिटेल एनालिसिस आपको देने की कोशिश करी है। ऑल्दो डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया है बिकॉज़ इस एनबीएफसी का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसके अंदर बहुत सारी स्लाइड्स हैं। 50 से ज्यादा स्लाइड्स हैं। उसमें से लगभग हमें काफी स्लाइड्स को लाइक यू कैन से गो थ्रू करना पड़ा बिकॉज़ किसी न किसी स्लाइड के अंदर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो हमें काफी सारी 20-25 स्लाइड को कवर करने की कोशिश करनी पड़ी। इसीलिए यहाँ पे ऑल्दो मैंने वो सारी स्लाइड्स को बहुत रैपिडली केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख के अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है, बट स्टिल वीडियो काफी लंबा हो गया है। सो बट क्या ही कर सकते हैं, हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें कवर करनी थी। साथ में जो कॉनकोल का हाइलाइट्स थे उनको तो हम लोग मिस कर नहीं कर सकते थे। इसलिए दैट्स व्हाई वीडियो थोड़ा यहाँ पे लंबा बन रहा है। बट ठीक है, लाइक आज मैंने जस्ट यू कैन से इस एनबीएफसी के रिलेटेड होल सोल कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है। ये ऐसा मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके ही आप डिसाइड करना कि आपको इस एनबीएफसी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूँ, इतना सिखा दूँ कि आप लोग भी यहाँ पे अच्छे से यू कैन से सीख के एज़ ए एक्टिव इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।